पढ़ाई किए हैं? देखिए, ये बता दिए थे कि बताना है, किन्हीं को पूछना है गुण सूत्र में कोई क्वेश्चन? तुम नहीं समझी। देखो हम क्या बताए थे, हाला नहीं, ये 22 पेयर क्या है? ऑटोजोम। 22 पेयर क्या? ऑटोसोम। और हम बताए थे x प्लस वाई, ये सेंस बन रहा है कब? जब लड़का हो। क्या हो? लड़का। और इसमें x गुणसूत्र, x किसके लिए जेंडर होता है? लड़के के लिए। अब ये क्रोमोजोम यहाँ 46 था, अब एक एक्स्ट्रा हो गया, कितना हो गया? 43। तो ये जो एक बीमारी होता है, जिस, हल्ला मत करो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस बीमारी को बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा बीमारी? क्लाइनफेल्टर। आप लोग ये बताइए कि ये गुणसूत्र किस में प्रॉब्लम हुआ, ऑटोजोम्स की एलोजोम्स में? क्योंकि एक पेयर क्या होता है? एलोजोम्स, और 22 पेयर ऑटोजोम्स। अगर गुणसूत्र 46 से ज्यादा हुआ, गुणसूत्र 46 से ज्यादा हुआ तो एलोजोम्स में प्रॉब्लम होता है, या गुणसूत्र 2 की जगह 3 आ गया या एक्स्ट्रा आ गया। अगर गुणसूत्र ऑटोजोम्स में प्रॉब्लम हुआ, ऑटोजोम समझते हैं, बनना चाहिए कितना? 22 पेयर, तो एक बार में एक पेयर बनेगा। एक पेयर मतलब क्या? 2 गुणसूत्र। इसी तरह से कोई पेयर में गड़बड़ी होने के कारण, डिफॉल्ट होने के कारण ऑटोजोम्स में दिक्कतें हो जाती है, जिससे उसका ऑर्गन डेवलप नहीं कर पाता। ठीक है, तो इससे 2-3 बीमारी होता है, आप नाम सुने होंगे, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, पटाव सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम और पटाव सिंड्रोम, ये सब बीमारी इसके कारण से होता है। तो हम उस बीमारी चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं। गुणसूत्र समझ में आ गया? गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र क्या है? डीएनए ऑफ प्रोटीन। गुणसूत्र क्या है? डीएनए ऑफ प्रोटीन। गुणसूत्र का खोज कौन किए? वेल्डेयर एंड फ्लेमिंग। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा जीन। देखिए जीन क्या होता है, सबसे पहले हम बताए थे क्या? डीएनए। क्या बताए थे? तो डीएनए क्या है, कौन बताएगा? डीएनए है क्या? डीएनए जेनेटिक मटेरियल्स है, ठीक है। अब यहां समझिए, गुणसूत्र के बारे में बताएं क्या? देखो क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आया हुआ था, गुणसूत्र के बारे में बताएं कि ये डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन को हम क्या बोल दिए? गुणसूत्र। और जो जीन होता है ना, ये डीएनए है ना, तो जीन का एक छोटा सेगमेंट को जीन बोलते हैं, यानी जीन का डीएनए का टुकड़ा, सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का खंड को ही हम क्या बोलते हैं? जीन। गुणसूत्र क्या बोलते हैं? डीएनए और प्रोटीन को गुणसूत्र बोला जाता है। समझ में आ रही बात? तो जीन क्या है? तो जीन जो है एक डीएनए का टुकड़ा है, ठीक है। बहुत सा जीन आपस में जुड़ता है, खंड बनता है इस तरह से डीएनए पर, तो किसका निर्माण करता है? डीएनए का। तो इसे हम बोलते हैं जीन। तो क्वेश्चन आ जाए कि जीन है क्या, तो डीएनए का खंड है, डीएनए का टुकड़ा। और ये बताने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? जॉनसन, ठीक है। जॉनसन नाम के वैज्ञानिक जीन का खोज किए थे, लेकिन जीन के बारे में स्टडी किए थे मेंडल। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि जीन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। जीन के बारे में अध्ययन करना जेनेटिक्स। खोज किए हैं जॉनसन और एक्सप्लेन किए हैं मेंडल। सबसे पहले वह मटर के पौधे पर एक्सप्लेन किए थे कि इसमें 7 पेयर गुणसूत्र होते हैं, और उसमें जीन किस तरह से ट्रांसफर होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में,
सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मेंडल। तो क्वेश्चन आ जाए कि जीन का खोज जॉनसन, जेनेटिक्स का फादर मेंडल। जेनेटिक्स किसे बोले? जीन के बारे में पढ़ना। जैसे आप लोग जीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो जीन के बारे में कितना देरी पढ़िएगा? 10 मिनट, 2 मिनट। लेकिन जीन का एक अलग क्लासिफिकेशन होता है जेनेटिक्स, जो आपको पढ़ना है 4 साल। स्पेशल जीन 4 साल चलता है, ठीक है। तो वो कौन लोग पढ़ाई करेंगे? जो नीट वगैरह एमबीबीएस वगैरह करते हैं, स्पेशल जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स एक अलग आपका बायोलॉजी का ब्रांच है, जिसमें स्टडी किसके बारे में पढ़ते हैं? जीन के बारे में। और ये 4 साल का चीज हम कितना मिनट में सीख रहे हैं? 4 मिनट में। नहीं समझे? तो उस लेवल पर न सीख रहे हैं कि हम कितना जरूरी है, ठीक है। अब जरूरी है 2.5 रोटी खाने का, और तुम लोग खा जाओगे 5 रोटी, बचेगा नहीं। एसीएल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ऊपर से इनो पियो, उधर से 9 रुपये खर्चा, ठीक है। बहुत तरह 10 रुपये हो गया। तो देखिए ये क्या है, तो लिखिएगा हेडिंग दीजिएगा जीन। लिखिएगा डीएनए, डीएनए का खंड को इंग्लिश में आप लोग ये लिख लीजिए, डीएनए का खंड को, डीएनए का खंड को जीन कहते हैं। डीएनए का खंड को जीन कहते हैं, जीन। और जीन का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जॉनसन। सबसे पहले ये डिस्कवरी किए थे जॉनसन। जॉनसन, जॉनसन नाम का वैज्ञानिक सबसे पहले डीएनए का खोज किए थे, सॉरी जीन का। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में जीन के बारे में अध्ययन करना, जीन के बारे में अध्ययन करना जीन के बारे में अध्ययन करना आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जेनेटिक्स। जीन के बारे में अध्ययन करना आनुवांशिकी। आनुवांशिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स, ठीक है। और ये पहले अध्ययन करने वाले कौन वैज्ञानिक थे? मेंडल। तो लिख लीजिएगा फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के जनक, आनुवांशिकी के जनक। हिंदी में लिखिएगा आनुवांशिकी के जनक आनुवांशिकी के जनक मेंडल को माना जाता है। आनुवांशिकी का जनक मेंडल को माना जाता है। आप देखिए लास्ट बताए थे कि जो डीएनए गुणसूत्र है, तो गुणसूत्र जो है डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो इसमें प्रोटीन है कि नहीं है? है। देखो 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड होता है, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए का काम है जेनेटिक मटेरियल्स को ट्रांसफर करना, और इस जेनेटिक मटेरियल्स में क्या क्या आ रहा है? गुणसूत्र भी है और क्या है? जीन भी है। तो क्या जीन ट्रांसफर होता है? पेरेंट्स से पेरेंट्स, जैसे हम लोग का जन्म हुआ तो हमारा जीन पेरेंट्स से आया, ये ठीक है। तो आपके जो जीन ट्रांसफर हो रहा है ना, तो ये जीन जो है
वह डिनोट करता है सिम्टम्स, लक्षण, ठीक है, कैरेक्टर, विशेषता। जैसे आपका कोई चीज का ऑर्गन या आई या नोज का जो साइज हो, आकार हो, आपके पेरेंट्स से मिलता है। तो एक सिम्टम्स, एक लक्षण के लिए एक जीन का रिस्पॉन्सिबल होता है। एक लक्षण यानी एक जीन। तो इसमें हमारे बॉडी में आज तक कितना जीन है, आज तक वह नहीं बता पाए। एक प्रोजेक्ट के तहत ये माना गया कि ह्यूमन जीन रिपोर्ट के अनुसार मानव के शरीर में 30,000 लगभग जीन पाए जाते हैं। कितने? 30,000। लेकिन ये आंकड़ा फिक्स नहीं है। अब यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ था बीपीएससी में, देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। देखो ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन जो था वही देंगे। डीएनए में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? ठीक है, ऑप्शन था आरएनए, दूसरा था क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र, तीसरा था जीन, चौथा था ऑल मतलब सभी, और पांचवा तो आपको पता है नन ऑफ दीज। यही 5 ऑप्शन था। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर क्या होगा। डीएनए में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाता कौन है? अभी बताएं, डीएनए का काम है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करना, और आरएनए का काम है प्रोटीन बनाना। आरएनए का क्या काम है? प्रोटीन बनाना। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? लेकिन यहाँ क्वेश्चन है डीएनए में। वो क्वेश्चन क्या है? डीएनए में। हम बताएं कि डीएनए अलग होता है आरएनए, तो आरएनए आंसर कैसे होगा? नहीं समझे आप? अगर ये क्वेश्चन को ध्यान में पूछेगा तो ये डीएनए के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? डीएनए के बारे में। लेकिन आप एक नजर में देखिएगा कि इसको मत इग्नोर कीजिए, प्रोटीन का संश्लेषण कौन, तो आरएनए सही, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि स्पेशल किसमें पूछा है? डीएनए। तो डीएनए अलग न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए ठीक है अलग है। और डीएनए का सबसे छोटा पार्टिकल्स क्या होता है? जीन। और जीन बिल्कुल प्रोटीन का बना होता है। जीन जो है किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन। लेकिन अगर यहाँ पे डीएनए नहीं रहता, डीएनए नहीं रहता, सिर्फ रहता कौन सा न्यूक्लिक एसिड जो है वह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तब आंसर क्या हो जाता है? समझ में आया? ठीक है। और आरएनए हमारे बॉडी में 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो यहाँ जीन तक समझ में आया बाबू? ठीक है। जीन क्या है? डीएनए का टुकड़ा को ही हम क्या बोले? जीन। जीन का खोज कौन की है? जॉनसन। और जीन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जेनेटिक यानी आनुवांशिकी। ठीक है। और आनुवांशिकी के फादर कौन थे? मिंटर। कौन थे? मिंटर। तो ये रहा जीन का कहानी। ठीक है, बाकी 4 साल तक पढ़िएगा। हाँ मतलब कि प्रोटीन का संश्लेषण क्यों नहीं कर सकता है डीएनए का, मतलब क्रोमोसोम्स। देखो यहाँ पर ही गुणसूत्र जो है हम बताएं डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, लेकिन क्वेश्चन है कि डीएनए में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? डीएनए का सबसे छोटा सेगमेंट क्या है? जीन। आपसे पूछा जाए कि रिस्पायरेशन, श्वसन का प्रोसेस कौन सा अंग करता है? ठीक है, सांस यानी हेल, इनहेल और एक्सेल कौन करता है? आपको याद है लंग्स। इनहेल और एक्सेल कौन कर रहा है? लंग्स। लेकिन आपका लंग्स ऑप्शन में नहीं है। अब क्वेश्चन है कि फेफड़े में इनहेल और एक्सेल का प्रोसेस कौन करता है, यानी ऑक्सीजन लेता और छोड़ता कौन है? किसमें? फेफड़े में। आपको आंसर ही पता था कि फेफड़ा ही करता है, अब क्वेश्चन में ही पूछ दिया कि फेफड़े में कौन करता है, तो आप क्या बताइएगा? फेफड़ा का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? तब फेफड़ा का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? बोलिए, किन्हीं को याद है? पढ़े हैं? कूपिका। क्या होता है? कूपिका, जिसे हम एल्वोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वोली। कूपिका देखते हैं अंगूर जैसे संरचनाएं होती है। आप अगर पढ़े होंगे लंग्स कभी,
पास्ट में, फ्यूचर में तो नहीं, पास्ट में, तो क्या होगा कि लंग्स का सबसे छोटी यूनिट क्या होता है, कूपिका। तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस कौन करता है, कूपिका, यानी ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन छोड़ना। तो ये सब चीजें सबसे छोटा यूनिट को देखा जाता है कि फंक्शन कौन कर रहा है। ठीक है, अगर डीएनए को हटा दिया, इसको जीन को हटा दिया जाए डीएनए में से, तो कुछ ट्रांसफर होगा, सेंटर ट्रांसफर होगा, पता चलेगा कि किसका बच्चा है, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तब तो कोई दिखते ना। देखो आप फॉरेन में देखोगे एक कोर्ट बैठता है, एक कोर्ट, और उस कोर्ट में सिर्फ बस उसमें जजमेंट ये होता है ना कि ये बच्चा किस फादर का, मदर तो फिक्स है, मदर तो फिक्स है ना कि यही जन्म दी है, लेकिन उस कोर्ट में बस ये फैसला होता है, ये जजमेंट होता है कि ये बच्चा किसका है। और वहां फाइट करने वाला 3 गो है कि हमर है, हमर है, हमर है। अब ये तीनों में जैसे आपका जो जज है वो जजमेंट क्या देंगे, रिपोर्ट के अनुसार। वो थोड़ी इमोशनली थोड़ी होंगे कि अरे ज्यादा रो रहा है, इसको कह दो इसका बेटा। वहां इमोशनली होता है, इमोशनली नहीं है। आपका टेस्ट होता है क्या, डीएनए टेस्ट, डीएनए टेस्ट। आप जो तीनों व्यक्ति हैं जो इस पर बोल रहा है कि मेरा बेटा है, और तीनों का क्या लेना पड़ता है, डीएनए, और इस फादर से मैच कराना पड़ता है बच्चा से। अब जिसका मिल गया तो हो गया, और वहीं कोर्ट में एगो हंस रहा है, बाकी 2 गो कि हमसे मिस्टेक हो गया। नहीं, तो ये डीएनए टेस्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, जीन अगर नहीं रहे तो कुछ रिपोर्ट क्लियर, तो यहाँ गुणसूत्र नहीं होगा। गुणसूत्र अलग है कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जीन। अगर यहाँ स्पेशल क्वेश्चन नहीं करता कि डीएनए, डीएनए हटा दे तो आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए। डीएनए सिर्फ हटा दे, आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए। आप क्या तीनों में कैसे मिलेगा जी, अब इसको बताओ, बोलो बोलो, कैसे मिलेगा तीनों का जी। अच्छा तुम बताओ, शांत रहो, शांत रहो। अच्छा इधर बताओ, 22 पेयर तो आएगा ही आएगा बाबू, अभी बताएं गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या आएगा, 22 पेयर आएगा। ठीक है, मदर का एक्स तो कंफर्म है। ठीक है, आई बोला कि तीनों का आएगा, तो तीनों का कहाँ आएगा, आप ही बोलो। बोलो किसको लेके आए, तो नहीं आया था तो चारों को ले लेगा। यहाँ मानना नहीं है ना तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये सब काम देगा फ्यूचर में। ठीक है, ब्लड पढ़ोगे ना तब पता चलेगा कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसके अनुसार भी चीजें चेंजिंग आती है, तो लेकिन वो ब्लड में पढ़ना अभी नहीं। तो अब यहाँ देखिएगा, पहला क्या बताया है, डीएनए और आरएनए। यहां से क्वेश्चन आता है, क्या आता है ये समझिएगा। देखो यहाँ पे डीएनए हम बताए, डीएनए कोशिका के किस भाग में पाया जाता है, केंद्रक। पहला आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रक, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए केंद्रक के अलावा और कहां पाया जाता है, डीएनए केंद्रक के अलावा और कहां पाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। न्यूक्लियस सबको याद रहता है, लेकिन केंद्रक के अलावा और डीएनए कहां पाया जाता है, तो सेल में डीएनए 3 जगह पाए जाते हैं, और तीनों याद रखना। पहला केंद्रक, दूसरा याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, इसको हिंदी में लिखते हैं सूत्र का निकाय, या आप माइटोकॉन्ड्रिया भी लिख सकते हैं हिंदी में। तीसरा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है इसी में पढ़ना है। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट में पाए जाते हैं, इसमें प्लांट में। तो डीएनए हमारी कोशिका में 3 जगह पाए जाते हैं, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। कहाँ, 3 जगह। तो क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से न्यूक्लियस के अलावा कहां पाया जाता है डीएनए, तो आपका आंसर होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। उसी तरह से आरएनए 2 जगह पाए जाते हैं, एक है न्यूक्लियस, एक क्या है
न्यूक्लियस। कौन बताएगा कि न्यूक्लियस के किस भाग में आरएनए रहता है? हम तो न्यूक्लियस ऑप्शन क्वेश्चन में दे दिए। हाँ, केंद्रक के किस भाग में आरएनए पाए जाते हैं? हम बताए थे केंद्रक के 4 पर। कौन सा? न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन सा? जहां लिक्विड है, जहां द्रव है, वहां आरएनए रहेगा। तो केंद्रक के किस भाग में द्रव पाए जाते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक के अंदर जो द्रव है उसी को हम क्या बोल दिए? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या रहता है? आरएनए। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होता है? केंद्रक। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस ऑप्शन ना रह करके न्यूक्लियोप्लाज्म रहेगा तो न्यूक्लियोप्लाज्म लेंगे। दूसरा, आप बताइए कोशिका के किस भाग में द्रव रहता है न्यूक्लियस को छोड़कर? आप लोग का पढ़ाया हुआ फिर भी नहीं बताते हैं, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि हम आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव कहाँ होता है? कोशिका द्रव। तो आरएनए कोशिका के 2 भाग में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? केंद्रक और कोशिका द्रव। क्वेश्चन आएगा कि केंद्रक के अलावा आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव। ठीक है, तो पूरे सेल में अगर ये एक सेल है, ये सेल है, तो डीएनए कहाँ कहाँ? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और एक क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होगा? 3 जगह। अगर आरएनए कितने जगह? 2 जगह, केंद्रक में और कोशिका द्रव में। याद रहेगा? ठीक है, तो हमारे शरीर में, हमारे शरीर के कोशिका में डीएनए 3 जगह और हमारे शरीर के कोशिका में आरएनए 2 जगह। इसको उतार लीजिए। हाँ, इसको हिंदी में सूत्रकनिका या माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। आपको जनरली माइटोकॉन्ड्रिया भी लिखा रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया या हिंदी में इसको सूत्रकनिका बोलते हैं। हो गया? जितना बताया जाता है आप लोग कम से कम आधा घंटा 1 घंटा घर में रिवीजन किया कीजिए। ठीक है, भुला जाते हैं कैसे? आप थोड़ा मन से कीजिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। अब आए और गए यही कॉपी खोल रहे हैं तब तो डिफिकल्ट हो जाएगा बाबू। पढ़ने से फिर कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा आराम से ठंडा में आराम से 8 9 10 बजे उठिए, दाल भात खाइए, आराम से घूमिए। बताएंगे अभी। जैसे क्वेश्चन आएगा कोशिका के किस भाग में प्रोटीन बनाता है, तो आंसर हो जाएगा राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। तो राइबोसोम पढ़ाएंगे। अभी अभी तो क्या चल रहा है? अभी न्यूक्लियस। अभी तो एक ही पार्ट में चला। कोशिका के बहुत से भाग होते हैं। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःपर्दवी जालिका है,
रितिका है, नहीं समझी। तो अभी मात्र पहला भाग है, तो ये मात्र पहला भाग में बताएं कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ था, लेकिन आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आंसर क्या चल जाएगा, आरएनए। क्योंकि आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। देखिए ये दोनों का फंक्शन क्या है, पहले समझिएगा उसके बाद लिखिएगा। ये दोनों हो गया। देखिए इसका फंक्शन क्या है, डीएनए का फंक्शन क्या है। डीएनए का फंक्शन है आनुवांशिक पदार्थ को, आनुवांशिक पदार्थ मतलब क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल्स। क्या हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल। आनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या करना, स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करना। यही लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, हिंदी में हम ट्रांसफर लिख देते हैं, ट्रांसफर करना। इसका मेन फंक्शन है किसका, डीएनए का। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल्स बोला जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि आरएनए का फंक्शन क्या है, आरएनए का कार्य क्या है, तो आरएनए का कार्य क्या होगा, ये आरएनए जो है, आरएनए प्रोटीन का बनाना यानी प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। संश्लेषण करना, क्या करना, संश्लेषण करना, यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए का संश्लेषण करता है, आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल कितने होते हैं, 2, डीएनए और आरएनए। क्वेश्चन था कि डीएनए में कौन प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है, तब आपको आरएनए लेना ही नहीं है, क्योंकि आरएनए का चर्चा हुआ नहीं है। किसका चर्चा हो रहा है, डीएनए का। अब डीएनए का कौन सा सेगमेंट होता है जो डीएनए का फॉर्मेशन करता है, जीन। कौन सा होता है, जीन। अब ये आरएनए अगर पूछ दिया जाए तो आरएनए का 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 3। एक होता है एम फॉर मैसेंजर, एक होता है टी फॉर ट्रांसफर, और एक होता है आर फॉर क्या होता है, राइबो, यानी उसे हम रिसीवर भी कहते हैं, राइबो आरएनए। नहीं समझे। तो ये 3 प्रकार होता है, और तीनों आप यहां लिख लीजिए, आगे ये तीनों का चर्चा होगा। तो पहले लिखिएगा इसका फंक्शन, डीएनए का, डीएनए का कार्य लिखिएगा। लिख लो तुम लोग इंग्लिश में, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। हिंदी में लिखिएगा, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ को, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित करता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। इसमें लिखिएगा आरएनए का फंक्शन, आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है, आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। चलिए यहां थोड़ा समझिएगा, आरएनए का 3 प्रकार होते हैं, इसको समझिएगा। आरएनए कितने प्रकार, 3। अभी तीनों का आप सिर्फ नाम याद रखिएगा। पहला को बोलेंगे एम हमेशा स्मॉल में आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल RNA। एम फॉर क्या होता है, मैसेंजर, संदेश वाहक। नहीं समझे, इसको लिखेंगे मैसेंजर। तब फुल फॉर्म कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में लिखने का,
मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक, संदेशवाहक। कहीं भी अगर सेल के पास प्रोटीन का कमी हो जाए तो वहां मैसेंजर की आवश्यकता होती है, एमआरएनए। एमआरएनए ही राइबोसोम को दो भाग में डिवाइड करता है। अब राइबोसोम क्या है, राइबोसोम पढ़ाएंगे तो वहां क्लियर होगा, इसका नाम बस याद रखिए अभी बस। दूसरा टीआरएनए, बताइए टी मतलब टी फॉर क्या होगा, ट्रांसफर, ट्रांसफर। और तीसरा क्या हो जाएगा, आर आरएनए, ठीक है, आर फॉर यहां हो जाएगा राइबोस। ये तीनों का सिर्फ नाम याद रखे अभी, और कुछ नहीं करना है इसमें, कि आरएनए का 3 प्रकार होते हैं, एम, टी और आर। हो गया। आप देखिए समझिए, यहां तक तो क्लियर हो गया, न्यूक्लियस केंद्रक। अब लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, माइट्रोकॉन्ड्रिया। यहां तक हो गया था, इतना स्लो लिखते हो बाबू, 3 एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए, कुछ नहीं, आरएनए के पहले टी। थोड़ा आप ध्यान दीजिए क्लास में, ज्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो से समझा रहे हैं आपको कि आरएनए, आरएनए के पहले क्या लग गया, एम। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, लिखवाया हुआ है ना। तो एम पर क्या हो गया, मैसेंजर, टी पर क्या हो गया, ट्रांसफर, और आर पर क्या हो गया, राइबो। बस याद होनी चाहिए, समझ में आने चाहिए। ऐसे अगर उतारते रहोगे ना तो क्लियर नहीं हो पाएगा, पहले समझिए, उसके बाद आप एक नजर देखिएगा, खुद उतार लीजिएगा। तो आरएनए के पहले क्या लगा है, एम, टी और आर। न्यूक्लियस जो है कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, ये लिखवाया हुआ है। दूसरा पॉइंट आप लोग दीजिएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया सूत्रकनिका, या इसको माइट्रोकॉन्ड्रिया भी। माइट्रोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले खोज करने वाले वैज्ञानिक थे ऑल्टमैन, ऑल्टमैन एंड फ्लेमिंग। ऑल्टमैन और फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ये सिर्फ खोज किए थे, क्या किए थे, खोज किए थे। सबसे पहले अगर क्वेश्चन कभी डीपली पूछा जाए कि कोशिका, देखो ध्यान से सुनना, इसका खोज तो याद रहेगा ना, ऑल्टमैन, और ये खोज किए थे, नाम नहीं दिए थे, ये नहीं बताए थे कि ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है। सबसे पहले ये आए फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ने बता दिए कि इसका नाम है बायोप्लास्ट। क्या है, बायोप्लास्ट। तो ये सब आपको नाम याद नहीं रखना। सबसे पहले माइट्रोकॉन्ड्रिया का नाम था बायोप्लास्ट, जो बिल्कुल ये गलत साबित हुए। तो एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बेंडा, बंडा नहीं, क्या, बेंडा। बेंडा नाम का वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले माइट्रोकॉन्ड्रिया नाम रखे थे, यानी टर्म दिए थे। तो क्वेश्चन आ जाए, इनका नामकरण जन्म कौन दिए, ऑल्टमैन और फ्लेमिंग। और पंडित जी कौन थे, बेंडा, यानी नामकरण कौन किए, बेंडा।
तो जो नामकरण है वो फादर होंगे? नहीं, फादर कौन है? ऑल्टमैन एंड फ्लेमिंग। तो इनका टर्म टर्म कहने का अर्थ हुआ इनका नाम कौन रखे थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा बिंडा। फ्लेमिंग जो है सबसे पहले क्वेश्चन, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका में सबसे पहले कौन सा कोशिकांग बनता, नहीं समझे? जैसे पहले सेल बना, तो सेल के बाद बहुत सा कोशिकांग बनेगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ सेल बनेगा। और प्रोडक्ट ऑफ सेल के बारे में कौन बताया था? शेल्डन और स्वान। सेल थ्योरी याद है ना, शेल्डन और स्वान। तो जब सेल बना तो सेल, जैसे हम लोग का इंसान बनता है जायगोट, तो जायगोट के बाद हमारे बॉडी में क्या डेवलप होता है? सबसे पहले हार्ट बीट। क्या होता है? हार्ट बीट। तो जब सेल का फॉर्मेशन हुआ तो सेल में सबसे पहले कौन सा कोशिकांग जेनरेट होता, ऑरिजिनेट होता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकांग सबसे पहले ये सेल में बनता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके पीछे रीजन है। क्या है? रीजन है। ध्यान से सुनोगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है? थोड़ा प्रकार। अब यहां देखिएगा, ये क्या होता है? ये तो पता है कि कोई भी सेल हो या जीव हो, उसको जीवन के लिए, लाइफ के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। क्या चाहिए? ऊर्जा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा पिक्चर देखोगे ध्यान से तो इस तरह से होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसमें सरफेस लेयर ये होता है, और इसी में इस तरह से डीएनए की संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाया जाता है? लिखवाए ना कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। तो अब बताओ सरफेस एरिया इसका कैसा होता है? कर्व जैसा। क्या है? कर्व। अगर आप मैथ पढ़े होंगे तो एक ये स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। और ये कर्व लाइन है। इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया समझते हैं? इसका सतह का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। इसका के इसका मतलब लेंथ इतना ही है, दोनों का बराबर है, लेकिन ये कर्व है और ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? इसका सरफेस एरिया ज्यादा। और इस सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है। क्या होता है? कोशिकीय श्वसन। और ये कोशिकीय श्वसन क्या है, यानी सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है? तो हम रिस्पायरेशन आपको समझाए थे इंट्रोडक्शन क्लास में, समझाए थे कि रिस्पायरेशन क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किसके प्रेजेंट में? ऑक्सीजन। यानी ग्लूकोज टूटेगा, हम जो भी खाना खा रहे हैं उसका ब्रेक डाउन होता है किसके प्रेजेंट में? ऑक्सीजन। और उससे 3 प्रोडक्ट बनता है। कितने प्रोडक्ट? 3 प्रोडक्ट। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी। याद रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और लिखवाया हुआ था ना। और एटीपी क्या है? एनर्जी। एटीपी क्या है? एनर्जी। और वह एटीपी कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये एटीपी क्या है? ऊर्जा। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाता है। क्या होता है? स्टोर। यानी जो आपका एटीपी क्या है? ऊर्जा है, आपका बॉडी का ऊर्जा। अगर वह एटीपी नहीं बनेगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। सर्वाइव कर पाइएगा? आप पढ़ाई कर पाइएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ये एटीपी हमारे शरीर का क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा बनाता कौन है? कोशिका का कौन सा भाग? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये एटीपी बन करके इसी में क्या हो जाता है? स्टोर, भंडार लग जाता है। क्या लगता है? भंडार। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा घर। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आता है कोशिका के किस भाग को कोशिका का घर यानी ऊर्जा का घर बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें कोशिकीय श्वसन होता है। क्या होता है? तो यहां से 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। शरीर कोशिका के किस भाग में कोशिकीय श्वसन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के किस भाग में ऊर्जा का स्टोर यानी स्थानांतरित होता है? तो क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह। समझ में आया 2 क्वेश्चन? क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? कोशिकीय श्वसन। और कोशिकीय श्वसन में किसका ब्रेकडाउन होता है? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। यहां तक क्लियर हुआ? तो लिखिएगा आगे नेक्स्ट पॉइंट में, माइटोकॉन्ड्रिया को
माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। अब ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखिएगा इस तरह से होता है। यह स्ट्रक्चर को आराम से बना लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कितने लेयर पाए जाते हैं? दोहरी, डबल लेयर स्ट्रक्चर। एक इसका नाम नहीं है, एक होता है आउटर और दूसरा होता है इनर, बस इतना याद रखना। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में ही इस तरह से आपका कर्व के फॉर्म में सरफेस एरिया होता है, और इसी सरफेस एरिया में पाए जाते हैं क्या? डीएनए। क्या पाए जाते हैं? डीएनए। अब यहां समझिएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बना कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली पाई जाती है? डबल लेयर। तो लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये अब जानना है इसमें डीएनए है कि नहीं? डीएनए है। डीएनए पाए जाएंगे ना, तो लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाए जाते हैं। आइए जो बताने जा रहे हैं ना, इसको स्टार मान लेना, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार आया है। अगर पेपर देने जा रहे हैं, पहले समझ जाओ, उसके बाद स्टार मारना, ठीक है। इसमें क्या होता है ये समझिएगा। हम बताए थे कि राइबोसोम कितने प्रकार का? दो, एक 70S और एक 80S। 70S राइबोसोम की चर्चा प्रोकैरियोटिक सेल से होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में कितने एस? 70S, ठीक है। और 80S राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक में। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी कोशिकांग है, ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म है कि इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने राइबोसोम? 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ये कोई भी सेल हो, ये तो पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसका होगा? यूकैरियोटिक होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। और यहाँ क्वेश्चन ये नहीं था कि 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या ना होता है। क्वेश्चन ये था कि माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना किस प्रकार के कोशिका से किया जाता है? किससे? प्रोकैरियोटिक। क्यों? क्योंकि ये कैसा राइबोसोम? 70, और प्रोकैरियोटिक में कैसा? 70। इसका जो संरचनाएं देखोगे ना, बिल्कुल प्रोकैरियोटिक से मैच करेगा, क्योंकि इसका डीएनए भी क्या रहता है? एक्सपैंड रहता है, और उसका भी जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड के फॉर्म में क्या रहता है? फैला हुआ रहता है। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना किस प्रकार से कोशिका से करते हैं?
प्रोकैरियोटिक कोशिका से। तो लिखिएगा वो पॉइंट देके, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना प्रोकैरियोटिक कोशिका से किया जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कंपेयर टू माइक्रोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना प्रोकैरियोटिक सेल से किया जाता है। आप लोग इंग्लिश वाले थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट नहीं कर लोगे जी? ये तो कर सकते हो, बाकी जहां दिक्कत होती है तो हम लिख देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तुलना प्रोकैरियोटिक कोशिका से किया जाता है। देखिए अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट को समझिए, एक एक पॉइंट को समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अब हम क्या बताएं, आप लोग बताइएगा। इसमें डीएनए है, राइबोसोम है और वैसे कोशिकांग जिसका अपना डीएनए हो और जिसका अपना आरएनए हो। डीएनए का काम क्या है? पूरा जेनेटिक मटेरियल को क्या करना, ट्रांसफर। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। क्या करना? प्रोटीन बनाना। तो वैसे कोशिकांग जिसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है उसे हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल। इसको हिंदी में बोला जाता है अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। अब इसको समझिएगा, ये आपको अगर समझ में आएगा तभी आप इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कोशिका का कौन सा भाग अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? तो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहने का अर्थ ये हुआ कि यह अपना काम लगभग 90% खुद करता है। अर्ध स्वायत्त यानी सेमी ऑटोनोमस, यानी आप खुद पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? खुद पर। आप जितना भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि गया में खुद पर डिपेंड हो के पढ़ते हैं, हल्का फुल्का खर्च ले लेते हैं महीना में कि जब कम बेसी हो जाए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी सिम्टम यानी कैरेक्टर उसी तरह से है, क्योंकि इसका अपना डीएनए है। क्या है? अपना डीएनए, किसी का जरूरत नहीं है। और अपना क्या है? राइबोसोम है, प्रोटीन भी खुद बनाएगा और जेनेटिक ट्रांसफर भी खुद करेगा। तो ये अपना सारा काम लगभग 90% खुद करता है। और वैसे कोशिकांग जो अपना काम खुद से करता है उसे हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस, या हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। तो क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किस कोशिका को अर्ध स्वायत्त कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। तो लिख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध लिखा हुआ यहां, ठीक है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि आपको स्टेटमेंट में लिखने आ जाए कि अर्ध स्वायत्त कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है, तो क्या बताइएगा? बता दीजिएगा, क्या बताइएगा? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है
जिसका अपना डीएनए, अपना राइबोसोम होता है, जिसके तहत ये मोस्टली अपना काम खुद करता है। इसीलिए इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। बाकी कोशिकांग को नहीं कहते हैं, राइबोसोम को नहीं कहें, न्यूक्लियस को नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में माइटोकॉन्ड्रिया में लिखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन इंग्लिश वाला देख के लिखना। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। अब ये कोशिकीय श्वसन क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक दो क्वेश्चन आता है, एक कोशिकीय श्वसन आता है, एक कोशिकीय पाचन आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? कोशिकीय श्वसन। क्यों होता है कोशिकीय श्वसन? आप जो भी खाना खाते हैं, क्या खाएं? रोटी, चावल और कुछ है, चोखा। तुम लोग क्या जी? तुम लोग गोलगप्पा, ठीक है, गोलगप्पा, चाट, मंचूरियन, आओ क्या, यही सब। तो ये सब जो भी खाती हो, जिंदाबाद। आप जो भी खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन होने के बाद किस फॉर्म में टूटता है? ग्लूकोज। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। ये याद रखना, बार बार आएगा, ठीक है। C6H12O6। और ये ग्लूकोज तभी टूटेगा जब क्या लीजिएगा? ऑक्सीजन। क्या लीजिएगा? ऑक्सीजन। और ये प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस भाग में? माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ से ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन समझते हैं? ऑक्सीकरण। और इस ऑक्सीकरण तभी पॉसिबल है जब ऑक्सीजन आए। ऑक्सीजन नहीं आएगा, ऑक्सीकरण नहीं होगा। और इस ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये ग्लूकोज टूटता है और यहाँ से 3 प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी। क्या बनता है? एटीपी। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था, ये क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया। ये एटीपी इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाता? स्टोर। क्या हो जाता? इसीलिए तो बोले कि ये ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का घर है। ये कोशिका का क्या है? ऊर्जा का घर है। अब ये ऊर्जा कब काम देगा? जब आप बाहर से ऊर्जा नहीं लीजिएगा। नहीं समझे? बाहर से हम ऊर्जा नहीं ले रहे हैं। क्या बात है? आज फास्टिंग है, आज ये पूजा है, आज फोन नहीं आया, तो बहुत तरह का होता है, बात नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी मुंह फुला लिए, रूस गए, होता है ना। अरे लड़कियां लोग ज्यादा होती है, मम्मी थोड़ा सा डांट देगी तो सुबह के खाना गायब, ठीक है। आप पता चला उधर गुपचुप खा रही है, तो उससे कोई मतलब नहीं, आप तो ग्लूकोज ले रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन अगर यही फास्टिंग 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन कर सकती हो, 10 दिन करेगा, इसे चल भी नहीं पाएगी। कारण क्या हुआ? आपका माइटोकॉन्ड्रिया जितना एटीपी था आपको बॉडी को दे दिया। अब ये सेल, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया का सिम्टम जो सेल का है, सेल डिवीजन होते रहना, समझना क्या होता है। और ये सेल डिवीजन के तहत माइटोकॉन्ड्रिया जितना ऊर्जा बना रहा है वह ऊर्जा को प्रोवाइड कर दिया। अब इसके पास ऊर्जा है नहीं, इसका काम है ऊर्जा बनाना। और धीरे धीरे सेल ही आपस में क्या, एक दूसरे को लड़ने खाने लगता है, और सेल एक दूसरे को क्या मारने लगता है। और जहां सेल डेथ, इंसान डेथ, ये प्रोसेस लगता है, वो डिपेंड करता है उसका किस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर है, कितना तक सर्वाइव करेगा। कोई 20 दिन में खत्म, कोई 60 दिन 50 दिन, वो डिपेंड करता है कितना एटीपी हुआ स्टोर करके रखा है, ठीक है। बहुत लोग का खाता है और कहता है का यार खाने में ना लगता, कितनों खाते हैं तब, तो उसका ऊर्जा स्टोर नहीं होता, खाता पीता सब पचाता, खेल खत्म। नहीं,
तो ये एटीपी स्टोर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम कब देता है, जब आप बाहर से कुछ एनर्जी यानी खाना नहीं लेते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कोशिकीय श्वसन का घर। तो क्वेश्चन आएगा, कोशिका के किस भाग में कोशिकीय श्वसन होता है? आपके पास ऑप्शन रहेगा राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया? ऊर्जा के घर, ऊर्जा के घर माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब क्वेश्चन आता है। तो ये है सेलुलर यानी कोशिकीय श्वसन का प्रक्रिया, जो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसको जो नहीं लिखे हैं या लिखे हैं इसको उतार लीजिए। हाँ, उसको मत लिखो, वो केमिस्ट्री में बताएंगे ऑक्सीडेशन कैसे होता है, क्या टेंशन ले रहे हो। अगर वो उसे बताएंगे तो यहाँ पे पिन हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री का क्लास, बायोकेमिस्ट्री यानी बायो में केमिस्ट्री। तो वहां भी ब्रांच स्टार्ट होता है, कौन सा केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। तो हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ो। हाँ, जो जो बोलते हो ध्यान से सुनो, बहुत काम देगा, ठीक है। पेसेस बनाएगा, अभी तो पहला चैप्टर है, धीरे धीरे बायोलॉजी इस तरह हो जाएगा ना कि क्वेश्चन देखते समय समझ में आ जाएगा कि कितना स्कोर आएगा। चलो यहाँ देखो, अब यहाँ समझना, हला नहीं, तुम बताओ, तुम खड़े हो जाओ, क्लास कर रही हो शुरू से, एटीपी का फुल फॉर्म बता दो। पेज पलट रहा है, देखो पढ़ता है सब। एटीपी का फुल फॉर्म, तुम बताओ एटीपी का फुल फॉर्म है। तो धीरे बोलो, एडिनो ट्राई, साइन कहाँ गया? हाँ बैठ जाओ। इसका एटीपी का क्या होगा फुल फॉर्म? एडिनो, जिनको याद नहीं है बैठ जाओ लिख लो, एडिनो साइन ट्राई फास्फेट, फास्फेट। ये एटीपी है क्या? एटीपी कुछ है नहीं, आपका बॉडी का क्या है, ऊर्जा। बॉडी का क्या है, ऊर्जा। जिनको नहीं याद है वो लिख लीजिए एटीपी। एक होता है एडीपी, एक होता है एडीपी, वो अलग चीज है, वो डाई में पढ़ना है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखिएगा लाइसोसोम। एडिनो साइन ट्राई फास्फेट, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि हिंदी में इसका लिख दें पीछे, देखो बोला कि लिख दीजिए। अरे बहुत तरह के स्टूडेंट बोलेगा कि खाली इंग्लिश लिखते हैं, तो फुल फॉर्म आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा, आपको ये ऑप्शन में हिंदी में भी वहां नहीं रहेगा। एडिनो साइन छूट गया ना, एडिनो साइन ट्राई फास्फेट, जो नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए है, सभी लोग मत लिखिएगा। अब ये जो जो बोल रहे कि छोड़ दीजिए वो भी लिखेगा नहीं, जो नहीं पढ़ पाते हैं, लजाना नहीं है, जो नहीं पढ़ पाइएगा वो लिख लीजिए एडिनो साइन ट्राई फास्फेट। क्या हुआ जी, एटीपी ज्यादा है, हाँ? चलिए आगे लिखिएगा, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा तीसरा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को खोज करने वाले वैज्ञानिक थे डी ड्यूब।
डी ड्यू नाम के वैज्ञानिक थे जो लाइसोसोम का खोज किए थे। हाँ, दुबे मत कर देना, डी ड्यू बोला जाता है, और दुबे भी बोल सकते हो अब, कुछ याद नहीं, याद हो जाएगा। ये सब ज्यादा खोज नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का याद रखना, न्यूक्लियस के याद रखना और सेल के बारे में याद रखना, बाकी याद नहीं रखना। मेरा काम है बताना कि आपको अगर कभी पूछ दिया जाए कहां से कौन सा क्वेश्चन है, कोई जान रहा है? ठीक है, अब देखिए लाइसोसोम का बहुत तरह का नाम है। अगर लाइसोसोम के बारे में बोले तो लाइसोसोम का बहुत तरह का नाम है, आप सुने होंगे, इसे सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग मतलब क्या होता है? आत्मघाती थैली। दूसरा, इसको एटम बम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बम, यानी अदर नाम है। क्या है? अदर नाम। इसे आत्मघाती थैली बोला जाता है, एटम बम बोला जाता है और स्कैवेंजर बोला जाता है, यानी सफाई कर्मी। क्या बोलते हैं? कोशिका के किस भाग को सफाई कर्मी बोलते हैं? आत्मघाती थैली, लाइसोसोम, परमाणु बम का, परमाणु बम है इसमें, इसका फंक्शन उस तरह का है, उसका कार्य उस तरह का, इसीलिए बोल। क्यों फटता है, कौन बताएगा? इसको आत्मघाती क्यों बोला जाता है? चलो, कौन सा एंजाइम? देखो यहां समझो, पहले समझाते हैं उसके बाद लिखिएगा, ठीक है? देखिए समझिएगा, लाइसोसोम में जो थैली रहती है बहुत पतली रहती है। इसका जो थैली है, थैली समझते हैं, जो इसमें लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है बहुत पतली है और इसमें एक तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। इस एंजाइम को बोलते हैं अपघटीय एंजाइम। अपघटीय एंजाइम, और इंग्लिश वाले याद रखिएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, अगर एंजाइम का चर्चा कभी भी बायोलॉजी में आए तो एंजाइम का अर्थ होता है पाचन करना। क्या करना? पाचन। कहीं भी अगर कोई भी एंजाइम का नाम आए या क्वेश्चन आ जाए कि हमारे शरीर में एंजाइम का क्या काम है, तो आपको बताना है क्या? डाइजेस्ट कर गया, निगल गया, इनगल्प कर लिया। नहीं समझे? क्या किया? पाचन करना। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम है, बाहर से जो पार्टिकल आता है, बैक्टीरिया आया, जैसे ये क्या है? एक सेल है। क्या है? सेल। और सेल का भाग ही तो लाइसोसोम हुआ। तो मान लो कि यहाँ पर कोई आया बॉडी से बाहर से, आप कुछ ऐसा खा लिए जिसके थ्रू क्या आ गया? बैक्टीरिया आ गया। सड़ा पड़ा खाना खा लिए, मैगी खा लिए, देखे नहीं सही से, क्या जो क्या था जी, मोमो और एक सैंडविच, आराम से लड़कियां लोग आराम से खाती है, देखती भी नहीं है कितना पुराना है, तो उसमें बहुत सा फंगस वगैरह लगता है। ठीक है, सबसे ज्यादा गुपचुप नहीं, वो सब बहुत ज्यादा नुकसान करता है। मान लो किसी तरह से आप खा लिया बैक्टीरिया, या आपका फॉरेन पार्टिकल किसी तरह से हवा के द्वारा, पानी के द्वारा आपके शरीर में चला गया, तो क्या आप तुरंत बीमार हो जाइएगा? आपका एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी कहने का तो आपका जो सेल है, बहुत तरह का सेल है। जैसे WBC क्या है? एक सेल है। और हमारे ब्लड में WBC का काम है लड़ाई करना। क्या करना? लड़ाई करना। और WBC सेल है, तो क्या WBC के पास लाइसोसोम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। सबसे ज्यादा लाइसोसोम WBC के पास पाया जाता है। किसके पास? WBC। और WBC का काम है लड़ाई करना। क्या काम है? लड़ाई करना। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का pH वैल्यू 4 से 5 होता है। क्या होता है? pH वैल्यू समझते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सांद्रण कितना है इसमें, तो ये pH वैल्यू 4 से 5 होता है, जिसके कारण इस कैसा नेचर हो जाएगा? ये भी नहीं जानते हैं। ये कैसा नेचर? अम्लीय। कैसा नेचर? अम्लीय। यानी इस एंजाइम का नेचर जो है वह अम्लीय है। ठीक है,
अब यहां समझना, तो ये बाहर से जो भी पार्टिकल्स आया, फॉरेन पार्टिकल है, इसका काम कौन करवाता है? न्यूक्लियस। क्या कौन करवाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम बताएं तो ये क्या है? मैनेजर है। क्या है? कोशिका का मैनेजर किसको? न्यूक्लियस। अब मैनेजर क्या बोलता है? काम करवाता है कि जाओ जी तुम आज कैश पर बैठ जाना, तुम आज ये काम करना, तुम चले जाओ आज बाहर। तो ये किसका काम है? मैनेजर का। अब न्यूक्लियस बोलेगा अरे देखो बाहर से कोई आ गया है अनजान, इसको खत्म करो। तो ये क्या करेगा? इसको डाइजेस्ट कर जाएगा। क्या करेगा? डाइजेस्ट, यानी निगल जाएगा। क्या गया? निगल गया। कौन? लाइसोसोम। तो कुछ भी बाहर से आया, निगलने का काम किसका है? लाइसोसोम का। तो यहां से क्वेश्चन आता है, कोशिका के किस भाग में कोशिकीय पाचन होता है? क्या होता है? कोशिकीय पाचन। क्या कर लिया? निगल गया। क्यों? क्योंकि इसमें एंजाइम है, और एंजाइम का काम क्या है? पाचन करना। तो दो क्वेश्चन बताएं। पहला, कोशिकीय श्वसन कहां होता है? कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय पाचन, कोशिकीय पाचन क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। याद रहेगा? अगर कोशिकीय श्वसन पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिकीय पाचन पूछा जाए लाइसोसोम। तो इसका काम है कोशिकीय पाचन करना। बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, फंगस आ रहा है, उसको क्या करना? निगल जाना। लेकिन ये डेंजर तब साबित होता है जब सेल का बिहेवियर चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि ये जो लाइसोसोम है सबसे ज्यादा WBC के पास है। किसके पास? WBC। और WBC एक फिक्स क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर आप 100 ml ब्लड निकालते हैं अपने बॉडी से, तो उसमें 8000 से 10,000 WBC होना चाहिए। आप अगर ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, आप बीमार पड़ते हैं, तो सबसे पहले WBC का टेस्ट होता है। और WBC का 5 टेस्ट होता है, बेसोफिल, मोनोसाइट, ये सब नाम सुनिएगा आगे जाकर के। तो WBC का कितने प्रकार होते हैं? मात्र इसका क्वांटिटी 8 से 10,000 होना चाहिए। कितना? 100 ml हीमोग्लोबिन में। जैसे डॉक्टर, आप बीमार पड़िएगा ना, तो एक सिरिंज ब्लड निकालता है, क्योंकि उसको एक सिरिंज की जरूरत रहता है, वह क्वांटिटी देखता है। तो आप लोग गांव में देखिएगा, अरे बड़ी से ब्लडवा निकाल लेते, अरे उसको उतना जरूरत था इसीलिए 100 ml ब्लड निकाला है। वो क्या करेगा? जमा करके आपका 2 ml 3 ml, ठीक है, बेचेगा? कितना? कभी मिल पाएगा ब्लड ग्रुप? बहुत मुश्किल है। तो 8 से 10,000 होता है। यही WBC हो गया कितना हजार? 50,000। क्या हो गया? 50,000। इसका काम क्या है? लड़ना। इसका काम क्या है? लड़ना। और इसका संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया। और बाहर से जब इन्फेक्शन आएगा तब ना लड़ाई करेगा। अब इसका संख्या बढ़ने के कारण ये सेल था, और सेल के बीच में क्या है? लाइसोसोम। इसका काम है पाचन करना। ये बाहर से नहीं आता। और ये जो WBC बढ़ा, उस पर प्रेशर पड़ा, तो ये इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बढ़ने लगता है। क्या करता है? बढ़ने लगता है। और ये क्या हो जाता है? ब्लास्ट कर जाता है। अब बताइए ये कैसा नेचर था? अम्लीय। कैसा नेचर था? अम्लीय। ये खुद मरा। क्या मरा? खुद तो मर गया। लेकिन ब्लड में आपको पता है सिर्फ WBC नहीं रहता। ये अगर ये नस है, क्या है? नस। सिर्फ WBC नहीं रहता, इसके साथ क्या रहता है? RBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, बहुत सा रहता है। तो समझिए, ये मरा कौन? लाइसोसोम। क्या किया? ब्लास्ट। लाइसोसोम खुद तो मरा। अगर बताइए, जो बॉम्बर होता है, बॉम्बर समझते हैं, जो एटम बम को कैरी करता है या बम को कैरी करता है, वो अपने आप को उड़ाता है। तो अपने आप उड़ाया तो आसपास उड़ा कि नहीं उड़ा? आसपास भी मर जाता। तो ये WBC तो मरा, यानी इसके अंदर लाइसोसोम क्या हो गया? ब्लास्ट। क्यों? क्योंकि इस पर प्रेशर पड़ा। और ये अम्ल होने के कारण ये तो मरा, साथ साथ RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा को भी ले बीतता है। यानी ये सब एक निगेटिव चार्ज बना देता है, और ये डेथ हो जाता है, और एक क्लस्टर बना देता है। क्या बनाता है? क्लस्टर। ये ब्लड था, और ब्लड में क्या हो गया? थक्का जम गया। क्या हो गया? थक्का। और ये ब्लड में फ्लो होते रहता है। इसी को बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया का अदर नाम है ब्लड कैंसर। समझे? तो क्वेश्चन आया कि ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? तो क्या बताइएगा? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कब होता है? WBC के बढ़ने पर। और WBC बढ़ा है तो क्या ब्लास्ट किया? लाइसोसोम। इसीलिए लाइसोसोम को बोलते हैं आत्मघाती। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं?
आप क्वेश्चन आएगा कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, तब बता दीजिएगा ना। बस इतना ही लिखिए, बाकी चीजें जो बताएं कल लिखवाएंगे। बस इतना लिखिए, लाइसोसोम का खोज कौन किए? ड्यूड्यूक। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? आत्मघाती थैली, एटम बम, सफाई कर्मी। बस स्कैवेंजर, ACAVENGER। चलिए यहां तक लिख लीजिए और कोशिश कीजिए जितना बताया जा रहा है घर में कम से कम आधा घंटा रिवीजन कीजिए, ज्यादा नहीं।